Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper analysis for 6th of January 2022. First of all, let's understand what all news we have to discuss today. सबसे पहले we'll talk about चिलिका लेक. सेकंड we'll talk about कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया है, तो हम इसके बारे में समझेंगे. थर्ड we'll talk about कि यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है हमारे पीएम पोषण स्कीम के लिए, तो हम इसको समझेंगे. Then we'll talk about a new thing that has recently been launched that is called as SAR scheme. Now it means Smart Cities and Academia towards Action and Research. ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज को यहाँ पे बेटर करने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को और बेटर करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, तो हम इसको समझेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि इंडिया जो है इथेनॉल के कंजम्पशन के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है. जो इथेनॉल का जो टारगेट है इंडिया का, उस चीज को कैसे इंडिया अभी रिसेंटली आउटरीच कर रहा है, हम इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे. So let's move on to the first topic that we have to discuss. It is about the Chilka Lake that is present in Odisha. ओके, सो चिल्का लेक जो है ये जो एशिया है, एशिया का ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है. नाउ ब्रैकिश का सीधा सा मतलब है नमकीन. ठीक है, नमकीन मतलब इट इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, आपको बस इतना ध्यान रखना है. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द विंटरिंग ग्राउंड ऑफ बर्ड्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नाउ दिस इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड, मतलब जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सीधा सा मतलब है दिस इज इंडिया एंड आसपास का जितना रीजन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और इधर बांग्लादेश, म्यांमार, इस सारे के रीजन को अगर आप इंक्लूड कर लेंगे, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और इस एंटायर एरिया में अगर बर्ड्स का जो लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है दैट एक्चुअली कम्स हियर. ठीक है ना, उड़ीसा की जो वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिसेंटली एक बर्ड सेंसस यहाँ पर किया है, जिसके अंदर ये मतलब पता लगाने की कोशिश की गई थी कि विंटर्स के टाइम में कितने यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं. ना इस पर्टिकुलर बर्ड सेंसस को इट वाज डन बाय चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी और साथ में जो बीएनएचएस है हमारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो बॉडी है, इन दोनों ने साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर चीज को किया है. ठीक है, नाउ ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर जो सेंसस किया गया है इसके अंदर पाया गया अराउंड 10 लाख से ज्यादा वाटर बर्ड्स यहाँ पर हर साल आते हैं. ठीक है, इस साल भी जो पाया गया है 2022 के वाटर सेंसस में, बर्ड सेंसस में पाया गया है कि देयर वर मोर देन अ मिलियन बर्ड्स दैट वर काउंटेड हियर. नाउ इसके अंदर एक ऐसा बर्ड भी था मंगोलियन गल. ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी अनकॉमन फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मतलब इंडिया के किसी भी सब कॉन्टिनेंट के एरिया में ये मंगोलियन गल नॉर्मली अभी तक पाया नहीं जाता था. ठीक है, ये मंगोलिया, चाइना, रशिया, इन सब एरियाज में पाया जाता था. इसका हम एक्जैक्टली हैबिटेट अभी चेक करेंगे, बट ये बेसिकली इंडिया में नहीं पाया जाता था. ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो इंडिया में पहली बार पाया गया है. इसके अलावा जो टोटल 10 लाख वाटर बर्ड्स मिले हैं, जिसके अंदर टोटल 107 स्पीसीज के डिफरेंट बर्ड्स हैं एंड अराउंड 37,000 से ज्यादा इंडिविजुअल्स यहाँ पर मतलब मिले हैं, जिसमें से 76 जो है इसी पर्टिकुलर वेटलैंड के ऊपर डिपेंडेंट स्पीसीज है, मतलब जो वेटलैंड स्पेसिफिक जो स्पीसीज है वो काफी ज्यादा मिली है. ठीक है, इस पूरे लगून के अंदर. नाउ जो चिल्का लेक के अंदर जितने भी बर्ड्स वगैरह आते हैं दे कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. नाउ जैसे कि कैस्पियन सी, जो लेक बैकाल है, अराल सी है, ठीक है, रशिया, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, लद्दाख, हिमालय, इन सारे एरिया से एक्चुअली जो बर्ड्स हैं दे कम टू दिस पर्टिकुलर लेक इन विंटर टाइम्स. तो दिस पर्टिकुलर जो ये जो प्लेस है, ये जो लेक है ना, दिस इज दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड होस्टिंग साइट्स. ठीक है, स्पेशली इन विंटर्स. नाउ जितने भी विंग गेस्ट है यानी कि जितने भी बर्ड्स हैं दे फाइंड द वास्ट मडफील्ड एंड अबंडेंट फिश स्टॉक. ये दो रीजन यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर चिल्का लेक के अंदर सबसे ज्यादा बर्ड्स पाए जाते हैं. सबसे पहली बात तो विंटर्स के टाइम में जब हमें यहाँ पर पानी होता है तो आप देख सकते हैं दिस जो देख रहे हैं ना आप, दिस इज कॉल्ड एज मड फील्ड. तो ये मड फील्ड जो है ना, जो ये बर्ड्स के लिए पहली बात तो एक ब्रीडिंग का ग्राउंड बनता है, और सेकंड इन एरियाज के अंदर इनको फिश बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए सबसे ज्यादा बर्ड्स यहाँ पर देखी जाती हैं. नाउ चिल्का की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लगून है. ठीक है, सो लगून क्या होता है, देखिए अगर पूरी तरीके से कोई लैंड से इंक्लोज और बीच में कोई वाटर बॉडी हो ना, दैट इज कॉल्ड एज लगून. मतलब एक ऐसा वाटर बॉडी दैट इज इंक्लोज बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, दैट इज कॉल्ड एज लगून. नाउ एशिया का लार्जेस्ट ये लगून है एंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लगून है. अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट लगून की बात करें, नाउ दिस पर्टिकुलर जो लेक है दिस इज वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट. तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा है, इट इज आइलैंड ऑफ हुआधू. ठीक है, हुआधू जो है इंडियन ओशन के अंदर ही प्रेजेंट है. यही हुआधू आइलैंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लगून है और सेकंड लार्जेस्ट कौन है, चिल्का लेक है. आई होप आपको ये चीज समझ आ गया. Now it lies on the eastern coast of India, जैसा हमें पता है, in the state of Odisha, and it is separated from Bay of Bengal. ठीक है, Bay of Bengal से obviously separated है. Now it spreads over पूरी खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट, जो उड़ीसा के तीन मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं. इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से जो चिल्का लेक है हमारा, ये मतलब स्प्रेड है इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर. और ये एक रिवर है जो कि यहाँ पर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज दया रिवर. ठीक है, ये जो रिवर है इसका जो आउटफ्लो है दैट गोज इन बे ऑफ बंगाल. तो आपको इस रिवर के बारे में पता होना चाहिए कि दैट इट इज प्रेजेंट इन ओडिशा फर्स्ट ऑफ ऑल and it flows through this particular lake. Now जो इस लेक की अगर हम बात करें, इट इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड. जैसा हमने बात किया कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिस इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड, सबसे बड़ा विंटरिंग ग्राउंड है यहाँ पर. एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे थ्रेटन स्पीसीज है, बहुत सारे प्लांट्स की भी है, एनिमल्स की भी है, जो एक्चुअली इस पर्टिकुलर लेक के आसपास पाई जाती है. नाउ अगर आप इस मैप को देखेंगे, दिस इज एक्चुअली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर हमारा दिस इज इंडिया, तो ये जो पार्ट है ना, जो ओडिशा के पास वाला पार्ट है, उसी का अगर हम जूम इन करते हैं तो ये दिस इज ओडिशा एंड ओडिशा के पास देखते हैं दिस इज एक्चुअली चिल्का लेक. ठीक है, आई होप आपको समझ रहा है. दिस इज लगून. देखिए पूरी तरीके से लैंड से इनक्लोज है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बीच में दिस पर्टिकुलर लेक इज देयर. ठीक है, इसलिए इसको लगून बोला जाता है. आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा.
नाउ 1981 के अंदर इस पर्टिकुलर लेक को रामसर कन्वेंशन के अंदर मतलब डेजिग्नेट किया गया था। आपको ध्यान रखना है ये इंडिया का पहला ऐसा वेटलैंड था जिसको रामसर के अंदर रामसर की लिस्ट के अंदर डाला गया था। सो अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट साइट इन इंडिया दैट वाज इंक्लूडेड इन रामसर, दैट वाज एक्चुअली चिलिका लेक। ना यहाँ पर सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है इसकी इस लेक के अलावा यहाँ पर इरावाडी डॉल्फिन्स पाई जाती है। ना ये जो डॉल्फिन्स है इसके बारे में हमने काफी बार बात की हुई है। ये एक टाइप की ऐसी डॉल्फिन्स है जो कि पहली बार तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स है जो कि हमारे जो इरावाडी रिवर है वहां पर मिलती है जो कि म्यांमार के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा सातपाड़ा आइलैंड जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ सातपाड़ा आइलैंड का अगर हम एक्जैक्टली लोकेशन देखने की कोशिश करें, आप देख सकते हैं दिस इज चिलिका लेक, और चिलिका लेक के जस्ट आउटस्कर्ट्स में देखेंगे दिस पर्टिकुलर आइलैंड यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप दिस पर्टिकुलर आइलैंड जो है दिस इज कॉल्ड एज सातपाड़ा आइलैंड। ठीक है, नाउ इस आइलैंड के अलावा यहाँ पे नालाबाना आइलैंड भी है, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है जिसे फॉरेस्ट ऑफ रीड्स कहा जाता है। और इस पर्टिकुलर आइलैंड को यहाँ पर बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1987 के अंदर। तो अंडरस्टैंड एक्जैक्टली कि नालाबाना आइलैंड कहाँ पर है। नाउ देखिए अब आप समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ये पूरा रीजन जो है ये बर्ड्स के हिसाब से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमने देखा यहाँ पर जो चिलिका लेक है वो खुद ही बहुत बड़ा एक बर्ड का लार्जेस्ट ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे ब्रीडिंग होती है। इसके अलावा ये पर्टिकुलर आइलैंड है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए नालाबाना बर्ड सेंचुरी यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि चिलिका लेक के जस्ट पास में दिस पर्टिकुलर सेंचुरी दैट इज प्रेजेंट, इट्स कॉल्ड एज नालाबाना बर्ड सेंचुरी। तो ये तीनों ही जो है, ये तीनों ही यहाँ पर जो प्रेजेंट है, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो बर्ड जो यहाँ पर अनकॉमन स्पीसीज जो मिली थी दैट इज कॉल्ड एज मंगोलियन गल। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए इसके और भी बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। फर्स्ट इज वेगा गल, सेकंड इज कॉल्ड एज ईस्ट साइबेरियन गल, एंड थर्ड इट इज कॉल्ड एज ईस्ट साइबेरियन हेरिंग गल। ठीक है, तो बेसिकली इसे गल कहा जाता है। ठीक है, गल आपको हमेशा ध्यान रखना है, गल इज रिलेटेड टू समथिंग अ बर्ड लाइक दिस। नो वेगा गल जो होते हैं दे ब्रीड इन नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया। साइबेरिया कौन सा रीजन है, जो रशिया, देखिए जो रशिया का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है ना दैट इज कॉल्ड साइबेरिया। ठीक है, सो ये साइबेरिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, इसके अलावा जापान, कोरिया, चाइना, ताइवान यहाँ तक पाया जाता है। लेकिन कभी भी आज तक ये चाइना के पार जो हिमालय है उसको पार करके इंडिया तक नहीं पहुंचा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज सीन इन उड़ीसा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहली बार देखा गया है। नाउ इसके अलावा जो मंगोलियन गल है, यानी कि ये पर्टिकुलर बर्ड जो है इट नेस्ट्स इन मंगोलिया, इसीलिए इसका नाम मंगोलियन गल रखा गया है। इसके अलावा इसके जो नेबर्स हैं जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, और ऐसा माना जाता है कि साउथ कोरिया तक भी प्रेजेंट है, बट कभी भी आज तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं मिला था। नाउ इट माइग्रेट्स साउथ ईस्ट टू विंटर इन साउथ एंड ईस्टर्न चाइना एंड कोरिया विद अ स्मॉल नंबर्स रीचिंग जापान। तो आप देख सकते हैं, देखिए साइबेरिया और चाइना इन सब पर्टिकुलर रीजन से ये माइग्रेट होकर ईस्टर्न साइड में आता है, चाइना तक पहुंचता है, कोरिया तक पहुंचता है। बट आपको देखिए मेन चीज आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया के अंदर इससे पहले नहीं मिलता था। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन सीन इन इंडिया। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस। इट इज अबाउट कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया। ओके, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्थ कोरिया का लोकेशन पता होना चाहिए। अगर आप देखिए यहाँ पर देखेंगे दिस इज चाइना, चाइना यहाँ पर देखिए दिस इज इंडिया। ठीक है, इंडिया के अगर आप राइट साइड में देखेंगे, वेस्टर्न साइड में देखेंगे, सॉरी ईस्टर्न साइड में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए चाइना के जस्ट नीचे यहाँ पर दो कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, इनका बॉर्डर है यहाँ पर दिस पर्टिकुलर थिंग, और इसने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक्चुअली डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, देखिए अब अगर नॉर्थ कोरिया के अगर आप बॉर्डर्स को देखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऊपर चाइना है, ठीक है, नीचे साउथ कोरिया है और इधर रशिया है। रशिया भी इसको डायरेक्टली टच करता है। तो ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली इसके साथ बॉर्डर करती है। और मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें तो जापान के साथ भी इसका मैरीटाइम बाउंड्री है। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। दिस इज नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको मैप के अंदर दिख रहा होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। अकॉर्डिंग टू एक यूएस का रिपोर्ट, यूएस का एक रिसेंटली रिपोर्ट आया है जिसने ये बोला है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसने रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है एक सी के अंदर। नाउ दिस इज द फर्स्ट वेपन लॉन्च इन अबाउट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीनों से नॉर्थ कोरिया काफी शांत बैठा हुआ था, बट फाइनली इसने फिर से अपना वेपन टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और यूएसए का कहना यह है कि इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीजॉइनिंग द डीन्यूक्लियरेशन टॉक्स। जो हम इस पूरे रीजन को डीन्यूक्लियराइज करने की बात कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा यूएसए कहना है, और ये अपने वेपन के आर्सेनल को ये लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। नाउ ये जो लॉन्च है इट केम आफ्टर जो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग उन, उन्होंने वो किया था कुछ दिनों पहले, मतलब इन्होंने कुछ स्वेरिंग की थी, मतलब एक टाइप की कसम खाई थी कि इन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। इन्होंने ऐसा बोला था कि हम अपनी मिलिट्री जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। और यहाँ पर देखिए अभी तक ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि टाइप की धमकी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपनी खुद से फिर से इन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करके ये शो कर दिया कि वो अभी भी अपने वेपन के आर्सेनल को लगातार इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यूएसए का जो इंडो पैसिफिक कमांड का जो हेड है, जो चीफ है, उन्होंने ये कहा है कि जो बैलिस्टिक क्लाउन जो मिसाइल जो लॉन्च किया गया है वो एक्चुअली शो करता है या हाईलाइट करता है कि जो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो इंपैक्ट है ना बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो चुका है। मतलब वहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है, वो डिस्टेबलाइज है। और जो उनके पास वेपन्स है, जो इलीगल वेपन्स है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को वो मतलब स्टेबल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से इलीगल है, पूरी तरीके से इलीगल है और पूरी तरीके से डिस्टेबल है। बट एक चीज अच्छी बात यह है कि अभी जो यूएस की किसी भी टेरिटरी के ऊपर या फिर यूएस के किसी की अलाइज के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने डायरेक्टली अटैक
नहीं किया, सो इट डज नॉट पोजेस एन इमीडिएट थ्रेट। कोई भी एक टाइप का थ्रेट नहीं है नॉर्थ कोरिया के से। सो ऑल्दो देखिए हमें नॉर्थ कोरिया, ऐसा यूएस का कहना है कि ऑल्दो हमें नॉर्थ कोरिया का मिसाइल का जो प्रोग्राम है उसको बंद कराना है, बट फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी थ्रेट हमें यूएस को या फिर उसके अलाइज को नहीं है। Now, it said in a statement that the US commitment to the defenses of its allies, यानी कि यूएस अपने सारे के सारे अलाइज को जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन क्लैड इसका कमिटमेंट है। मतलब ये किसी भी कीमत पे इसको मतलब बचाने की कोशिश करेगा, ऐसा यूएस ने फिर से रिइटरेट किया। नाउ देखिए साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है ऑब्वियसली इसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा एक रिस्क आता है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया का जो मेन राइवल है ना, दो मेन राइवल है नॉर्थ कोरिया के, अगर आप ध्यान समझेंगे, फर्स्ट इज साउथ कोरिया, सेकंड इज यूएसए। तो एक तो यूएसए जिसको थोड़ा सा मतलब रिस्क हमेशा बना रहता है, इसके अलावा साउथ कोरिया भी है जिसको ये लगातार रिस्क रहता है। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने भी ये चीज अभी रिसेंटली नोट किया था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल उसको फायर किया गया था, लेकिन उन्होंने ये चीज बोला था कि अभी हमें इससे डायरेक्टली कोई भी रिस्क नहीं है। देखिए साउथ कोरिया की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से नॉर्थ कोरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे एक प्रोविंस है दैट इज कॉल्ड एज जगांग प्रोविंस। इस पर्टिकुलर रीजन से एक्चुअली इस पर्टिकुलर मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था। तो समझते हैं, अगर आप साउथ कोरिया को जूम इन करेंगे तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न पार्ट में आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर प्रोविंस इज जगांग प्रोविंस, ठीक है। तो यहीं से इस पर्टिकुलर मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था अभी रिसेंटली, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पर साउथ कोरिया प्रेजेंट है। और आपको इसकी लोकेशन प्रॉपर्ली समझ आ रही होगी ना। जो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है जो साउथ कोरिया के, उन्होंने ये बोला है कि ऑल्दो उन्होंने इस पर्टिकुलर नॉर्थ कोरिया से इस चीज के बारे में बात की है और वो नहीं चाहते कि जो मिलिट्री बिल्डअप है वो ज्यादा इंक्रीज हो, बिकॉज ऑब्वियसली एक टाइप का टेंशन क्रिएट होगा यहाँ पर, वॉर टाइप टेंशन क्रिएट होगा, लेकिन किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटेंशन ना हो इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का, यही वो चीज वो चाहते हैं कि मतलब किस तरीके की पॉलिटिकली कोई स्टेटमेंट देने की कोशिश ना कर रहे हो ये चीज। नाउ नॉर्थ कोरिया को ध्यान रखना है, इट इज बार्ड, इसको बैन किया गया पूरी तरीके से फ्रॉम टेस्टिंग एनी काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। कौन सा लॉ है उसके बारे में जस्ट अभी हम समझेंगे, बट नॉर्थ कोरिया को पूरी तरीके से बैन कर रखा है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया इज नॉट अलाउड टू टेस्ट एनी टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि एक्जैक्टली बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल एक टाइप का ऐसा रॉकेट होता है जो कि पहली बात तो सेल्फ गाइडेड होता है। सेल्फ गाइडेड का मतलब है कि एक बार आपने अगर एक पर्टिकुलर इनिशियल साइड से जो टारगेट है उसको आपने यहाँ पर कोड कर दिया, उसके बाद अगर आप उसको छोड़ देंगे ना तो ये जाकर अपने आप ही उस पर्टिकुलर टारगेट पर अटैक करेगा। मतलब उसके बीच में आप उसका कोर्स चेंज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बट ये काफी दूर तक जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है, ठीक है। सो बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा है जो कि पहली बात तो सेल्फ गाइडेड है और एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह काम आता है जो कि एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है। ना क्या होता है ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी? ये एक ऐसा पाथ होता है जो कि एक मिसाइल का ऐसा पाथ है जो कि मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पहली बात तो अगर आपने यहां से मूव कर दिया, देखिए पहली बात तो ये एक हाइट अचीव करेगा, उसके बाद जब इसका एग्जैक्टली इसका 45 डिग्री पे आएगा ना, उसके बाद ये अपने आप ही धीरे धीरे नीचे नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उसके बाद ये अटैक करता है। मतलब उसके बाद उसको कोई भी फ्यूल नहीं चाहिए होता है, किसी भी टाइप का कोई भी उसको एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है, कोई भी उसको एक्स्ट्रा लिफ्ट नहीं चाहिए होता है। आई होप आपको बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के बारे में समझ आ गया होगा कि मतलब बैलिस्टिक का सीधा सा मतलब है कि एक बार अगर आप उसको मतलब लिफ्ट कर देंगे उसके बाद वो बाकी अटैक वो खुद से ही करता है, मतलब खुद ही ग्रेविटी के अंदर जाकर मतलब वो इस तरह काम करता है। नाउ बैलिस्टिक मिसाइल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किसी भी टाइप की वेपन्स को लेकर जा सकता है। मतलब इससे केमिकल अटैक भी किया जा सकता है, बायोलॉजिकल अटैक, यहां तक कि न्यूक्लियर अटैक भी इस पर्टिकुलर टाइप के मिसाइल से किया जा सकता है। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक माना जाता है। नाउ अगर हम इंटरनेशनल कोड की बात करें तो देयर इज अ कोड कॉल्ड एज इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन दैट इज कॉल्ड एज आईसीओसी, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, इसको हेग कोड ऑफ कंडक्ट भी बोला जाता है, जो कि एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल को प्रोलिफरेट होने से रोकता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो मेन काम है, इसका मेन एम ये है कि ग्लोबल लेवल पे किसी भी टाइप का अगर बैलिस्टिक मिसाइल अगर बन रहा है उसको पूरी तरीके से रोका जाए और इसका जो स्प्रेड है उसको रोकना है। इसका मेन काम है आईसीओसी का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। नाउ आपको ध्यान रखना है इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है, ठीक है। इंडिया इज द सिग्नेटरी टू दिस पर्टिकुलर रूल। नाउ इसके अलावा देखिए एक तो ये हो गया आईसीओसी, इसके अलावा एमटीसीआर नाम की एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। आपने इसके बारे में रिसेंटली न्यूज सुना होगा, 2016 में इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो हेग कोड ऑफ कंडक्ट था इसको भी इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है और जो यहाँ पर एमटीसीआर है इसको भी इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है। नाउ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1987 में जब एमटीसीआर बना था इसका भी एम कहीं ना कहीं यही था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसके स्प्रेड को लिमिट करना है, यानी कि उसको पूरी तरीके से रोकना है। और यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा और भी जितने भी अनमैन्ड सिस्टम्स है ऐसे सिस्टम्स जो कि किसी भी टाइप के केमिकल वेपन्स को, बायोलॉजिकल वेपन्स को या फिर न्यूक्लियर वेपन को लेकर जा सकते हैं, उसको आपको स्प्रेड होने से रोकना है, ठीक है। उसको आपको स्प्रेड नहीं होने देना है, ऐसा इसका मेन एम है, दोनों ही इसका, ठीक है, दोनों ही ग्रुप्स का। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडिया के पास क्या कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर है तो कौन कौन से। तो यस, इंडिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जैसे अग्नि हो गया, शौर्य, पृथ्वी, धनुष, ठीक है, ये सारे के सागरी का मिसाइल, ये सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि इंडिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स में से एक है, ठीक है। ये सारी मिसाइल्स ऐसी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मिसाइल्स कैसी हैं। आपको सबसे पहली बात तो इसकी याद होनी चाहिए कि किस तरीके काम करता है। इसको स्टार्टिंग में एक फ्यूलिंग दी जाती है, स्टार्टिंग में इसको जो एक पर्टिकुलर लिफ्ट ऑफ दिया जाता है, उसके बाद ये बाकी काम ऑटोमेटिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी करता है। और सेकंड चीज ये है कि इसका कोर्स आप बीच में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। Let's move on to the next topic that we have to discuss. It is about कि यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके अंदर उन्होंने पीएम पोषण स्कीम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसे और फंडिंग देने की बात की है।
हाँ, जो यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि बैंगलोर का एक एनजीओ है दैट इज कॉल्ड एज अक्षय पात्र फाउंडेशन। ठीक है, तो ये जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है उसके साथ इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने बोला है जो पीएम पोषण स्कीम है उसको इफेक्टिवनेस को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। नाउ पीएम पोषण, पोषण का फुल फॉर्म क्या है? पोषण का सीधा सा मतलब है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, दिस इज पोषण। ठीक है, अगर आप देखेंगे POSHANN, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पोषण, यानी पोषण शक्ति निर्माण ये स्कीम है जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर काम करता है। तो आपको ध्यान होगा इससे पहले हम 2005 से एक मिड डे मील स्कीम को ऑलरेडी काफी दिनों से हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर। इस पर्टिकुलर मिड डे मील स्कीम का ही एक्चुअली नेम चेंज करके और कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ ही इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि मिड डे मील स्कीम नाम की अब कोई भी चीज इंडिया के अंदर नहीं है। मिड डे मील स्कीम को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, उसके बदले में एक नई स्कीम लाई गई है दैट इज कॉल्ड एज पीएम पोषण स्कीम। और दोनों का जो फंडास है कहीं ना कहीं सेम है, दोनों के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन पीएम पोषण जो है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू मिड डे मील स्कीम। एग्रीमेंट जैसा हमने देखा कि बैंगलोर का एक एनजीओ है अक्षर पात्र फाउंडेशन, उन्होंने साइन किया है यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसमें उन्होंने ये बोला है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब कुछ फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, ताकि जितने भी मिड डे मील स्कीम्स थे बच्चों को स्कूल्स के अंदर उसको और ज्यादा बूस्ट किया जा सके और ज्यादा उनको बेटर हेल्दी खाना मिले, ज्यादा अच्छे क्वालिटी का खाना मिल सके। ठीक है, अब देखिए जो एनजीओ यानी कि जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है इसका यहाँ पे रोल ये है कि वो एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका सबसे काम ये है। तो स्टीयरिंग कमेटी की क्या होगा, मतलब इस कमेटी के अंदर मेंबर्स कौन कौन होंगे? इस कमेटी के अंदर पहली बात तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि यूनाइटेड नेशन की बॉडी है उसके मेंबर्स होंगे, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होंगे और साथ ही साथ जो एनजीओ यानी कि अक्षय पात्र फाउंडेशन है इसके मेंबर्स होंगे, यानी कि तीनों जो स्टेक होल्डर्स है साथ में आकर और यहाँ पर एक कमेटी बनाएंगे, एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे। और जो ये स्टीयरिंग कमेटी होगी ये हर साल 4 बार यहाँ पर मीट करेगी। ठीक है, 4 बार मिलेगी और ये डिफरेंट चीजों को प्लान, जो भी प्लान हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करेगी कि क्या क्या प्लान्स हो रहे हैं, क्या क्या उन प्लान्स के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है और किस तरीके से हम इस मिड डे मील स्कीम को और बेटर तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहली बात तो खाना पहुंचे और ज्यादा बेटर तरीके को ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना लोगों तक यानी कि बच्चों तक पहुंच सके। अब थोड़े से हम कुछ डिटेल समझते हैं पीएम पोषण स्कीम के बारे में। देखिए पोषण स्कीम आपको ध्यान रखना है, देखिए ऑल्दो मिड डे मील स्कीम काफी दिनों से चल रहा था ऑलरेडी, बट पोषण स्कीम जो है सितंबर 2021 के अंदर स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर जो मिड डे मील स्कीम है उसको पूरी तरीके से ऐड कर दिया गया, यानी कि इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, सो इसका जो टोटल जो प्रोजेक्ट का लेंथ है दैट हैज बीन डिसाइडेड फॉर 5 साल की डिसाइड किया गया कि 2021 से लेकर 2026 तक इसका लेंथ है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। और इसका टोटल कॉस्ट जो है इट इज अराउंड 1.31 ट्रिलियन। ठीक है, इतना पैसा इस पर्टिकुलर फंड के अंदर यूज किया जाएगा ताकि बच्चों को प्रॉपर खाना प्रोवाइड किया सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अंदर यानी कि 1.31 ट्रिलियन के अंदर से अराउंड 45,000 करोड़ इस स्कीम को ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि आप फूड ग्रेन्स खरीद सको। ये फूड ग्रेन खरीद कर आप मिड डे मील स्कीम के लिए जो भी आपको बच्चों को जो खाना प्रोवाइड करना है वो खाना प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। नाउ जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था यानी कि 2020-21 का, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अराउंड 24,400 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्कीम को सैंक्शन किए थे, जिसके अंदर से 11,500 करोड़ ऑलरेडी फूड ग्रेन्स को परचेज करने के लिए यूज हो चुके हैं एंड बाकी जितना पैसा है वो बाकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उनको यूज करने के लिए काम हुआ है। ठीक है, आई होप आपको इसके जो मेन जो फीचर्स है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। जो पीएम पोषण स्कीम है इट बॉट इन सेवरल चेंजेस टू द मिड डे मील स्कीम। सबसे पहले तो आपको ये समझना है जो मिड डे मील स्कीम जो ओरिजिनल मिड डे मील स्कीम था उसके अंदर कुछ मेजर फंडामेंटल चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज किया गया वो ये है कि पहले क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो मिड डे मील स्कीम थी उसके अंदर कहीं ना कहीं करप्शन की बातें होती थी। करप्शन की बातें इसलिए होती थी बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सारा पैसा पहले स्टेट गवर्नमेंट को भेजता था। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ही सारा पैसा स्कूल्स को भेजती थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2 एंड 3 यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर होते थे, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा स्कूल्स। तो यानी कि सेंट्रल से जब स्टेट गवर्नमेंट मतलब के पास जो पैसा जाता था उसमें बहुत सारा करप्शन होता था। सेकंड, जो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा जाता था आगे स्कूल्स के पास में उसमें बहुत सारा करप्शन होता था और इस चक्कर में जो प्रॉपर जितना पैसा एक्चुअली सैंक्शन होता था उतना पैसा लास्ट तक पहुंच नहीं पाता था। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई थी। इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर पीएम पोषण स्कीम के अंदर जो सबसे फंडामेंटल चेंज किया गया दैट वाज कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पैसा नहीं भेजेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली सारा का सारा पैसा स्कूल को भेजना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जो बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी यहाँ पर होता है इन्वॉल्वमेंट था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और यहाँ पर पैसा जो डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा डायरेक्टली टू द अकाउंट्स ऑफ द स्कूल्स एंड दिस हैज बीन डन टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ लीकेजेस ऑफ द फंड्स। किसी भी टाइप का लीकेज ना हो, जितना भी फंड स्कूल्स तक पहुंचेगा वो पैसा डायरेक्टली वो स्कूल के जो टीचर्स होंगे जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज होंगी वो इस चीज को यूज करेंगी फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसके अलावा एक बाल वाटिका स्कीम को भी ऐड किया गया है पीएम पोषण स्कीम के अंदर। देखिए बाल वाटिका नाम की कोई भी चीज मिड डे मील स्कीम के अंदर नहीं थी, इसको रिसेंटली पीएम पोषण स्कीम के अंदर ऐड किया गया है। और बाल वाटिका एक्चुअली एक टाइप का प्री स्कूल की तरह होगा जहां पर ऐसे बच्चे जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर खाना मिलेगा।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अगर अभी तक आपको याद होगा जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसके अंदर क्या है, 6 to 14 ईयर्स का जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन यहाँ पे पूरी तरीके से मिलता है, और ये 6 से 14 वालों को खाना मिलता है मिड डे मील स्कीम के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो 6 से कम वाले बच्चे थे, यानी कि जो प्री स्कूल के बच्चे थे, 6 साल नॉर्मली माना जाता है कि जब फर्स्ट क्लास में बच्चा एडमिशन लेता है, तो इसलिए यहाँ पर 6 से 14 रखा गया था। बट यहाँ पर जो उससे छोटे बच्चे थे उनके लिए अभी रिसेंटली बाल वाटिका स्कीम मतलब स्टार्ट किया गया है, और इस बाल वाटिका स्कीम के अंदर यानी कि प्री स्कूल के अंदर जितने बच्चे जाएंगे, इनरोल होंगे, उनको यहाँ पर खाना मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज को इनरोल करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर टोटल 24 लाख ज्यादा बेनिफिशियरीज और बेनिफिशियरी जो है उनको इस स्कीम के अंदर ऐड किया गया है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई कि देखिए 24 लाख से यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज बच्चे यानी कि जो फर्स्ट क्लास से नीचे हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हमने पीएम पोषण स्कीम के बारे में प्रॉपर्ली समझने की कोशिश की। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें बात करनी है, इट इज अबाउट सार स्कीम। देखिए सार एक ऐसा है जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। सबसे पहली बात तो देखिए स्मार्ट सिटी मिशन से रिलेटेड है, और स्मार्ट सिटी के साथ कौन आ रहा है यहाँ पर, एकेडमिक्स, मतलब स्कूल के बच्चे वगैरह, टीचर्स वगैरह ये सब आएंगे। एम क्या होगा, एक्शन करना है, मतलब टू ब्रिंग देम इनटू एक्शन एंड टू ब्रिंग देम इनटू रिसर्च। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर। देखिए सबसे पहली बात तो जैसे हमने बात की, सार को स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर लॉन्च किया गया है। इसका मेन काम होगा कि जितने भी स्मार्ट सिटीज मिशन का काम हो रहा है उसको, सारे प्रोजेक्ट्स को आपको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करना है मतलब आपको प्रॉपर्ली समझना है उसकी गलतियां क्या है उसको नोट करना है, उसकी अच्छी चीजें क्या है उसको नोट करना है, प्रॉपर्ली उसको हर चीज को ऑन पेपर या फिर ऑन एक डिजिटल फॉर्म में आपको हर चीज को डॉक्यूमेंट करना है। नो जैसा आप जानते हैं कि इंडिया जो है अपने 75th जो इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी मना रही है, दैट इज कॉल्ड एज आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस। इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर सार स्कीम को लॉन्च किया गया है। नाउ सार का जो मेन मिनिस्ट्री है जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको आप शॉर्ट में महुआ की तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, महुआ। तो ये पर्टिकुलर स्कीम ऐसी है, मतलब ये मिनिस्ट्री है जो कि एक्चुअली सार स्कीम को लॉन्च कर रही है। Now, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, वो भी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर प्रॉपर्ली एक प्रॉपर स्टेक होल्डर की तरह काम करेगी, और भी बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस यानी कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर काम करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे इंडिया के टॉप 15 आर्किटेक्चर के इंस्टीट्यूशन है, आर्किटेक्चर यानी कि जो एक्चुअली बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट चीजों का प्लानिंग करने में, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने में जो हेल्प कर सकते हैं, इन सारे इंस्टीट्यूट्स को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, सार स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया है। नाउ जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया, उनका मेन काम ये होगा कि जितनी भी जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जितने भी मतलब जितने भी मिशन हैं उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है। किसी को डॉक्यूमेंट करना है, सबसे पहली बात तो क्या क्या प्लानिंग्स वगैरह हो रही है और किस तरीके से वो सारे प्लानिंग्स इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर सिटी को स्मार्ट सिटी अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से क्या क्या प्लान उसके लिए बनाए गए हैं, उस प्लान को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस चीज को आपको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है, नोट आउट करना है। नाउ इससे क्या बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, जितने भी आर्किटेक्चर जैसे कोई आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के जितने स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉलेजेस हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलना स्टार्ट होगा। जितने भी बच्चे वगैरह होंगे वहां पर अर्बन डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं कर सकते हैं, मतलब आगे जाकर क्या क्या गलतियां अवॉइड कर सकते हैं, इन सब चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको डायरेक्टली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो तो किसी भी तरीके से कंप्लीट होने वाला है, राइट। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। स्मार्ट सिटी मिशन धीरे धीरे कंप्लीट होना मतलब होता रहेगा। बट द पॉइंट बीइंग, जब स्मार्ट सिटी मिशन कंप्लीट होगा तो क्यों ना हम साथ में जो हमारे फ्यूचर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बच्चे हैं हमारे, जो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आगे जाकर इन सब चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले हैं, क्यों ना अभी से उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना स्टार्ट कर दे। यही सोच के इस पर्टिकुलर स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया गया। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। नाउ जो सार है उसने सबसे पहले बात तो 75 अर्बन प्रोजेक्ट्स का एक लिस्ट बनाया, ठीक है, और जिसके अंदर को बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स थे, इन सब चीजों को मतलब इंक्लूड किया गया। और इस पर्टिकुलर लिस्ट को देखिए किसने बनाया, सबसे पहले बात जो महुआ है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उस मिनिस्ट्री ने डायरेक्टली इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना स्टार्ट किया, यानी कि उसको शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट किया सबसे पहली बात तो। देखिए ये वो स्कीम्स है जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, मतलब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देखिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बहुत सारी जगहों पर, स्मार्ट सिटी के लिए डिफरेंट चीजों का डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको स्टार्ट किया गया है उसके बहुत सारे 75 टोटल ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इस साल स्कीम के अंदर स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया है, और यही वो स्कीम है जहां पर वो बच्चे जाएंगे और चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। ना देखिए हैरानी वाली बात यह है, हैरानी एंड इंट्रिगिंग बात यह है कि वाराणसी का एक भी स्ट्रक्चर यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो मेजर है वो यहाँ पर साल के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। देखिए क्यों ये बिग थिंग है, पहली बात तो वाराणसी को इसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज देखिए स्मार्ट सिटी का जितने भी चीजें हैं उसमें स्मार्ट सिटी में बहुत आगे जो वाराणसी वो हमेशा रहती है, ठीक है। बट इसके बावजूद जितने भी स्मार्ट सिटी की जो मिशन है, जितने भी मेजर्स वगैरह यहाँ लिए जा रहे हैं, दे आर सर्टनली नॉट गुड इनफ, मतलब वो इतने अच्छे नहीं है कि उसको इस सारे इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया है, इसी के कारण यहाँ पर इसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है।
टोटल अराउंड 45 सिटीज को यहाँ पर चूज किया गया था, उसके अंदर वाराणसी का नाम नहीं है। नाउ ये सिटीज ऐसी हैं, दे आर आउट, मतलब बहुत अच्छा ये मतलब काम कर रही है, जो स्मार्ट सिटी के जितने भी मिशन वगैरह थे उसको बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च कर रही है, पूरा कर रही है, इसलिए इनको चूज किया गया था। नाउ दिस मिशन इज इंप्लीमेंटेड इन मोर देन 100 सिटीज, टोटल 100 सिटीज के अंदर इसको मतलब लॉन्च किया जा चुका है ऑलरेडी स्मार्ट सिटी मिशन को, जिसमें से अराउंड 5000 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च किए जा रहे हैं। बट इन 5000 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ टॉप 75 प्रोजेक्ट चूज किए गए थे, और इस 45 जो मतलब जो 100 से ज्यादा जो सिटीज है टोटल, उसमें से 45 सिटीज चूज किए गए थे, जिसके अंदर वाराणसी का एक भी ना ही स्ट्रक्चर आया है, ना ही वाराणसी एज अ खुद जो शहर है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर इंक्लूड किया गया है। नाउ इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर सिर्फ जो अच्छे जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सिटीज है, उन्हीं को चूज किया गया और उसके अंदर वाराणसी को इंक्लूड नहीं किया गया। द प्रोजेक्ट जो है इट विल डॉक्यूमेंट आउटकम्स ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। इस जो स्मार्ट सिटी मिशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उनका एक्जैक्टली आउटकम क्या है, कैसा कौन कैसे अच्छी तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करेगा, एंड उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ऑन द लाइफ ऑफ अर्बन सिटीजन। ठीक है, तो देखिए एक पर्टिकुलर अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो पॉपुलेशन रह रही है उसको एक्जैक्टली उसका फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आप एक पार्क बना रहे हैं तो क्या लोग उस पार्क को प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जो वहां के लोकल नीड्स है उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने होंगे। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर चीज का कहने का मेन मतलब है। ठीक है, तो एक्जैक्टली अर्बन सिटीजन को उसका कितना फायदा हो रहा है, कितना इंपैक्ट हो रहा है, इस चीज को यहाँ पर इस सार प्रोजेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट किया जाएगा प्रॉपर्ली। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स फ्रॉम द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स यानी कि जो आर्किटेक्चर के इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं, दे विल आल्सो विजिट द सिलेक्टेड स्मार्ट सिटीज टू लर्न अबाउट द वर्क फ्लो ऑफ द मिशन। ये मिशन कितनी तेजी से काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सी चीजें कैसे बन रही है, इन चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए भी ये पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया गया। तो इसमें डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाएगा, फील्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, पीयर रिव्यू किया जाएगा और जो ड्राफ्ट का, इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च के वर्कशॉप वगैरह लगाए जाएंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स को यहाँ पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाएगा हर चीज के बारे में। ठीक है, अब जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स होंगे, इनका एक काम यहाँ पर होगा कि जब सारा इनका फील्ड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उन्हें एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसके अंदर उन्हें सजेशन देने हैं, ताकि वो बता सके कि उन्हें क्या लगता है एक्जैक्टली क्या क्या चीजें और ज्यादा बेटर हो सकती हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हम जब कहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सिटीजन सेंट्रिक यहाँ पर अप्रोच होना चाहिए। मतलब जो लोग हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं, उनसे आप फीडबैक लो, उनसे आप डिफरेंट स्टेक होल्डर से फीडबैक लो, ताकि एग्जैक्टली क्या गलती आप कर रहे हो तभी आपको समझ आएगी, जो लोग वहां पे रह रहे हैं अगर वो आपको बताएंगे तो। ठीक है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्कीम को यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रेट किया जा रहा है सार स्कीम को, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा चीज ये किया है कि सजेशंस लेना स्टार्ट किया है बच्चों से, जो बच्चे अभी इस चीज के अंदर स्टार्टिंग। ठीक है, नाउ दीज डॉक्यूमेंट्स विल एक्ट एज द फर्स्ट रेफरेंस फॉर फ्यूचर रिसर्च। नाउ ये जो डॉक्यूमेंट्स जो बच्चे बनाकर देंगे, इनको एक बहुत ही हैंडी तरीके से यूज किया जाएगा जब आगे कोई भी किसी टाइप का जो न्यू आर्किटेक्चर बनाया जाएगा, तो उसमें इन सारे जो सजेशंस वगैरह हैं उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर इनको स्थान दिया जाएगा। अभी आपको चीज समझ आ रही होगी। तो सार जो है एक टाइप का रेपोजिटरी बनाएगा सारे के सारे अर्बन प्रोजेक्ट्स का। अभी तो फिलहाल के लिए सिर्फ 75 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर चूज किया गया है, इसके अलावा धीरे धीरे उसको इंक्रीज किया जाएगा, और जितने भी स्मार्ट सिटी के मिशन है उन सबको इसके अंदर धीरे धीरे इंक्लूड किया जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि एक्जैक्टली किस पर्टिकुलर एरिया में क्या गलतियां हो रही हैं और क्या क्या और इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें और चाहिए, इन सबका एक प्रॉपर रेपोजिटरी यानी कि एक नॉलेज का एक बेस बन जाएगा ये सारे के सारे, यानी कि जो सार स्कीम है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज इंडिया का जो इथेनॉल का कंजम्पशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए जो है, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट दिया है। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल मार्केट बाय 2026। इसका मतलब है अगले 5 साल के अंदर इंडिया जो है जिस स्पीड से मतलब आगे बढ़ रहा है, उसमें इथेनॉल मार्केट के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इंडिया वर्ल्ड मार्केट बना लेगा। फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर ब्राजील है, थर्ड नंबर पे फिलहाल चाइना है, और फोर्थ नंबर पे इंडिया है। तो यही बात हुई थी कि इंडिया हो सकता है चाइना को ओवरटेक करके थर्ड नंबर पे पहुंच जाएगा बाय 2026। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर आपको रिसेंटली 2021 का जो ग्लासगो समिट हुआ था, जो कि ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था, उसमें आपको याद होगा तो इंडिया ने यहाँ पर एक जो बात की है, वो जो कमिटमेंट किया, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज ट्राइंग टू एक्सेलरेट इट्स ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एनवायरमेंट टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री बाय 2070। मतलब 2070 तक इंडिया को एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जहां पर जो नेट गेन होगा कार्बन का, वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, इसका क्या मतलब होता है नेट गेन जीरो? इसका मतलब ये होता है कि जितना कार्बन हम एमिट करेंगे, उतना ही कार्बन हम एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेट जीरो का कंसेप्ट। नाउ यही नेट जीरो अचीव करने के लिए इंडिया ने 2070 का अपना कमिटमेंट लिया है। इसी चीज को करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना फ्यूल है, जो फ्यूल हम यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल है, उस पेट्रोल डीजल से बहुत सारा सल्फर निकलता है, बहुत सारा यहाँ से कार्बन निकलता है, बहुत सारा मीथेन निकलता है। इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर फ्यूल के अंदर, पेट्रोल और डीजल के अंदर एक चीज को ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इथेनॉल। इस इथेनॉल को जो ऐड किया जाता है, दैट एक्चुअली ट्राइज टू सेव अस फ्रॉम दीज हार्मफुल गैसेस। ठीक है, इसलिए बात की जा रही है कि इथेनॉल को यहाँ पर पेट्रोल डीजल के अंदर मतलब मिक्सअप करना है। तो इसी चीज के लिए, ठीक है, यहाँ पर इथेनॉल की कंजम्पशन को हमें और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है, और इसी के लिए इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट आगे जाकर हो सकता है कि वर्ल्ड मार्केट बन जाएगा।
नाउ दिस रिसर्च केम आफ्टर इंडिया ने अपना इथेनॉल यूज पिछले 4 साल के अंदर 3 गुना इंक्रीज कर लिया है, ठीक है। अब हम 3 बिलियन लीटर्स तक का इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं पर ईयर। नाउ विद दिस इंडिया इज सेट टू ओवरटेक चाइना। आपको ध्यान रखना, चाइना अभी थर्ड लार्जेस्ट है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल का जो वो है, ठीक है। 2026 तक हो सकता है कि इसको पूरी तरीके से क्रॉस ओवर करके इंडिया इसका थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा। Now, अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया हैज मेड ह्यूज प्रोग्रेस इन एक्सपेंडिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसा मैंने बात किया, पेट्रोल प्लस डीजल इन दोनों के अंदर ही इथेनॉल को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, पेट्रोल और डीजल की एफिशिएंसी यहाँ पर बिल्कुल कम नहीं होगी। अगर उसके अंदर इथेनॉल ऐड किया जाएगा तो उल्टा उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, मतलब इसमें कोई भी बुराई नहीं है अगर हम पेट्रोल डीजल किसी के अंदर भी इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे तो। नाउ 2017 के अंदर जो ब्लेंडिंग था, इथेनॉल ब्लेंडिंग था, इट वाज अराउंड 2% इन इंडिया। मतलब जो हर 100 लीटर पेट्रोल के अंदर हम सिर्फ 2 लीटर यहाँ पर जो इथेनॉल था उसको ब्लेंड कर पाते थे, मतलब मिक्स कर पाते थे, इतना कम था। लेकिन बाई 2021 हमने इतना सारा इथेनॉल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास इतना इथेनॉल है कि अब हम पेट्रोल प्लस डीजल दोनों के अंदर ही इथेनॉल को अराउंड 8% तक ब्लेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमारा जो टारगेट है, यानी कि 2022 का टारगेट है, जो दिस पर्टिकुलर ईयर का टारगेट है, इट इज अराउंड 10%। तो अभी हम देखिए, अभी हम करेंटली 8.5% के आसपास है, यानी कि 8.5% अब हम इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं। इसको इंक्रीज करके हमें इस पर्टिकुलर साल के लास्ट तक 10% तक लेके जाना है, ये हमारा एम है। और आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नोट किया दैट यूनियन गवर्नमेंट है, इट इज कमिटेड टू मीट द एम ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025। तो इसको समझिए, अभी हम 8.5% के आसपास हैं, ठीक है। और 2022 यानी कि इस साल के एंड तक हमें 10% के लास्ट तक पहुंचना है, मतलब 10% तक पहुंचना है। और अगले 4 सालों में 2025 के लास्ट तक हमें इसको डबल करके 20% तक पहुंचना है। सो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए, 2017 में हम 2% पे थे, यानी कि 4 साल के अंदर वी रीच्ड टू 10%, यानी कि हमने 8% इसको, मतलब सॉरी, हम वी रीच टू 8%। इसका मतलब हमने अराउंड 6% इंक्रीज कर लिया पिछले 4 साल के अंदर। हो सकता है कि अगले मतलब इस पर्टिकुलर साल में हम 8.5 से 10% पहुंच सकते हैं। सो 10% अगर हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमारे पास इतनी बेटर टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट है कि हम आगे जाकर धीरे धीरे और ज्यादा इथेनॉल को ब्लेंडिंग कर सकते हैं। सो दिस इज टोटली पॉसिबल, ये हमारे रीच के अंदर है। लेट्स सी कि हम ये कर पाते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी, बट ये हमारे रीच के पूरी तरीके से अंदर है। नाउ अगर हम इससे पहले देखें तो हमने ये टारगेट रखा था कि 20% हम 2030 तक करने वाले थे, बट हमने अपना टारगेट यहाँ पर चेंज किया और हमने बोला कि हम 2030 के बदले हम 2025 तक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कमिटमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा हमने बात की, करंटली इसका 8.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ आना चाहिए। 8.5% अभी है, 10% इस साल के एंड तक करना है, 20% अगले 4 साल 2025 तक करना है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करें तो जो टारगेट है टू ऑब्टेन 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, ऑल तो देखिए पॉसिबल तो है, लेकिन धीरे धीरे से कुछ प्रॉब्लम्स भी है। अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे तो हमें पहली बात तो ऐसे व्हीकल चाहिए होगी जो उस पर्टिकुलर पेट्रोल प्लस इथेनॉल की कंपैटिबिलिटी को सह सके। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें ऐसे कंपैटिबल व्हीकल्स बनाने होंगे। सेकंड, जो इथेनॉल बनता है वो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि शुगर केन हो गया, ठीक है, और डिफरेंट चीजें जो मोलासेस हैं, ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, तभी तो हम अपने प्रोडक्शन को डबल कर पाएंगे। अभी हम 8.5% पे हैं, अभी हमें 20% पहुंचना है, इसका मतलब है हमें मोर देन डबल करना होगा, राइट। अगर हमें मोर देन डबल करना है, इसका मतलब है कि हमें अपने रॉ मटेरियल को यहाँ पर मोर देन डबल करना होगा। हमें शुगर केन की यहाँ प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, हर चीज को यहाँ पे डबल करना होगा, तभी हम जाकर इस चीज को कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ग्रीन हाउस गैस का मिशन है, हमारा जो सस्टेनेबिलिटी का स्टैंडर्ड है, इन सबको हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा, तभी जाकर हम इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको चीज समझ आ गई। इथेनॉल की अगर हम बात करें, ये एक बहुत ही प्रिंसिपल बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल का मतलब होता है एक ऐसा फ्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, किसी टाइप के प्लांट से, एनिमल से, इन सब चीजों के मतलब जो बॉडी रिमेन्स होती है उनसे बनता है, दैट इज कॉल्ड एज इथेनॉल, एंड इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स बाय ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शुगर्स का जब फर्मेंटेशन करते हैं तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली इथेनॉल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। नाउ इसके अलावा एक पेट्रोकेमिकल प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज इथाइलिन हाइड्रेशन। इथाइलिन हाइड्रेशन के थ्रू भी आप इथेनॉल को बना सकते हैं। ये एक टाइप का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। देखिए, ये नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकता है और ये इंडस्ट्रियली भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ जब इथेनॉल ब्लेंडिंग हम करते हैं तो हमारे बेसिकली 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी को संभालना है, जैसे हमने बात की कि अगर हम पेट्रोल और डीजल के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे इथेनॉल को, क्या होगा, तो जितनी पेट्रोल की हमारी डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को ऐड कर रहे हैं। तो जितनी पेट्रोल हम हर साल मांगते थे, वो हमारा जो इंपोर्ट है, ऑयल का इंपोर्ट है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। सेकंड इज कि फार्मर्स के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह हो सकता है, एक इंसेंटिव की तरह हो सकता है। देखिए, जैसा हमने बात की कि शुगर केन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ऐसी ऑयल कंपनीज जो है, जब इथेनॉल को प्रोड्यूस करती है तो सबसे पहले वो शुगर केन को प्रोक्यूर करती है फार्मर से। ठीक है, जो शुगर केन को प्रोड्यूस करेगी तो ऑब्वियसली उनके लिए एक टाइप का इनकम सपोर्ट हो जाएगा। मतलब जितना उनके पास एक्स्ट्रा शुगर केन है जो वो नहीं बेच पा रहे हैं, उसको वो डायरेक्टली ऑयल की कंपनीज को बेच सकते हैं, ताकि उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इसने ये भी प्लान किया है कि वो फार्मर्स के बीच में एनकरेज कर रही है द यूज ऑफ वाटर सेविंग क्रॉप्स, जैसे कि मेज हो गया, ठीक है, ऐसे शुगर केन हो गया, ये सब वाटर सेविंग क्रॉप्स है जो एक्चुअली इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा अच्छा हेल्प करती है।
ठीक है, तो यहाँ पर भी जो फार्मर्स हैं उनको काफी फायदा हो सकता है अगर वो वाटर सेविंग क्रॉप्स को लगाएंगे तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। नो, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एमिशन को रोकने में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर हम ऐसा पेट्रोल यूज करेंगे जो इथेनॉल ब्लेंडेड होगा, मतलब जिसके पेट्रोल के अंदर प्योर पेट्रोल ना होगा साथ में इथेनॉल भी होगा, तो एक्चुअली हमारे एमिशन को काफी रिड्यूस कर देगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, इन सब चीजों का जो एमिशन जो हम लगातार हमारा इंक्रीज हो रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने बात की यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक एंड जितने भी बाकी टॉपिक्स जिसको हमने डिस्कस किए वो सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। और नाउ इन इन जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको आप रिवीजन के फॉर्म में देख सकते हैं। नाउ ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आपको इसके आंसर्स देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चिलिका लेक इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। Second question is that Chilika Lake is the largest wintering ground for migratory birds on the Indian subcontinent. Third question is India has not yet joined Hague Code of Conduct for ballistic missiles. Fourth question is in PM Poshan scheme, central government will directly transfer fund to schools. Fifth is Varanasi is at the top of the SAR scheme. And final question is India has already gained the target of achieving 10% ethanol blending by 2021. इसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। ठीक है, जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। The first question is the 8 lakh limit for EWS has been agreed to by the Supreme Court in its recent judgment. जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए आपको याद होगा हम इस चीज के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, मतलब इसका केस अभी चल रहा है। ऑल इसके बारे में बात होने वाली थी, यानी कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इसके बारे में था, बट इसके ऊपर अभी कोई भी न्यूज ऐसी नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है फिर नहीं किया है। ठीक है, तो रिसेंट न्यूज अभी सबसे लेटेस्ट न्यूज यही है कि सेंटर ने जो है अपनी कमेटी को सपोर्ट किया है। इस कमेटी ने आपको याद होगा इस चीज को बिल्कुल रीजनेबल ठहराया था। कमेटी ने कहा था कि 8 लाख की लिमिट बिल्कुल सही है और सेंटर ने भी यही बोला है कि ये लिमिट बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अग्री नहीं किया है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन कि मल्टी एजेंसी सेंटर जो है क्या वो सीबीआई के अंदर काम करती है? जी नहीं, आपको याद होगा वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के अंदर काम करती है, तो सीबीआई के अंदर काम नहीं करती। थर्ड, चाइना बे पोर्ट जो है क्या वो साउथ चाइना सी के रीजन में है? जी नहीं, ये श्रीलंका के रीजन में। आपको याद होगा जो त्रिंकोमाली पोर्ट है उसके जस्ट पास में चाइना बे है। ठीक है, वहीं पर एक चाइना का ये एक एयरपोर्ट है, दैट इज एक्चुअली इन प्लेस कॉल्ड एज चाइना बे। तो ये साउथ चाइना सी के अंदर नहीं है, वो श्रीलंका के अंदर है, चाइना बे का नाम का एक पोर्ट। नेक्स्ट इज ओमिश्योर हैज बीन मेड बाय आईसीएमआर। अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको याद होगा आईसीएमआर ने इसको अप्रूव किया है, बट इसको टाटा नाम की जो बॉडी थी, मतलब जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसने इसको बनाया है। आईसीएमआर ने इसको सिर्फ अप्रूव किया है, मेड नहीं किया, बनाया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एसजीटीएफ स्ट्रेटजी जो है यानी कि एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू कंफर्म करना है ओमिक्रॉन वेरिएंट ओनली। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको ध्यान होगा जो एस जीन का जो जितना भी कंसेप्ट है ना, अगर कोई भी इससे क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ओमिक्रॉन से रिलेटेड ही है, बिकॉज एस जीन एकमात्र ऐसे जीन है जो कि ओमिक्रॉन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा जितनी भी जो डेल्टा वेरिएंट के अंदर जितनी भी स्कीम्स थी, मतलब जितने भी यहाँ पर डिफरेंट चीजें थी, और उसमें से एक ही चीज जो अलग है, दैट इज कि एस जीन जो है वो यहाँ पर ओमिक्रॉन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज कि शेड्यूल बैंक्स आर दोज व्हिच फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ आरबीआई 1934। जी नहीं, इट टॉक्स अबाउट सेकंड शेड्यूल। यहाँ पर जितने भी सेकंड शेड्यूल की चीजें हैं ना, सेकंड शेड्यूल के अंदर एक्चुअली वो लिस्ट है, ऐसे बैंक्स की लिस्ट है, और जिसको आरबीआई एक्ट ने सेकंड शेड्यूल के अंदर डाला हुआ है, उन्हीं को यहाँ पर शेड्यूल बैंक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कल के क्वेश्चन जिसके बारे में हमने बात कर ली। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में लिख सकते हैं, मैं उससे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।